नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका मित्र राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई और अद्भुत कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 भाग 4 का तीसरा बयान लेकर के। तो साथियों, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं तीसरा बयान। तेज सिंह के लौट आने से राजा बीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनकी खुशी और भी ज़्यादा हो गई जब तेज सिंह ने रोहतासगढ़ आकर अपनी कार्रवाई करने का खुलासा हाल कहा। रामानंद की गिरफ्तारी का हाल सुनकर हंसते हंसते लौट गए, मगर साथ ही इसके कि कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता रोहतासगढ़ में नहीं लगता, बल्कि मालूम होता है कि रोहतासगढ़ में नहीं है। राजा बीरेंद्र सिंह उदास हो गए। तेज सिंह ने उन्हें हर तरह से समझाया और दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद तेज सिंह ने अपने दिल की वे सब बातें कही जो वे किया चाहते थे। बीरेंद्र सिंह ने भी उनकी राय बहुत पसंद की और बोले, बीरेंद्र, तुम्हारी कौन सी ऐसी तरकीब है जिसे मैं पसंद नहीं कर सकता? हाँ, ये कहो कि इस समय अपने साथ किस अय्यार को ले जाओगे? तेज, मुझे तो इस समय कई अय्यारों की ज़रूरत थी, मगर यहाँ केवल 4 मौजूद है और बाकी सब कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाने गए हैं। खैर, कोई हर्ज नहीं। पंडित बद्रीनाथ को तो इसी लश्कर में रहने दीजिए। उन्हें किसी दूसरी जगह भेजना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यहाँ बड़े ही चालाक और पुराने अय्यार का काम है। बाकी ज्योतिषी जी, भैरव और तारा को मैं अपने साथ ले जाऊँगा। बीरेंद्र, अच्छी बात है, इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चलेगा। तेज, जी नहीं, मैं तीनों अय्यारों को अपने साथ नहीं रखना चाहता, बल्कि भैरव और तारा को तो वहाँ का रास्ता दिखाकर वापस कर दूंगा। इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़ाकों को मेरे पास पहुंचाकर फिर आपको या कुंवर आनंद सिंह को लेकर मेरे पास आवेंगे। तब वह सब कार्रवाई की जाएगी जो मैं आपसे कह चुका हूँ। वीरेंद्र, और यह दरोगा वाली किताब का जो तुम ले आए हो क्या होगी? यानी ये जो दरोगा वाली किताब जो तुम अपने साथ लाए हो उसका क्या होगा? तेज, इसे फिर अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखिर तक पढ़ जाऊंगा। यही तो एक चीज़ हाथ लगी है। वीरेंद्र, बेशक उम्दा चीज़ है। किताब तेज सिंह के हाथ से लेकर रोहतासगढ़ तहखाने का कुल हाल इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा वहाँ का और भी बहुत कुछ भेद मालूम होगा। तेज, जी हाँ, इसमें दरोगा ने रोज़ रोज़ का हाल लिखा है। मैं समझता हूँ वहाँ ऐसी ऐसी और भी कई किताबें होंगी जो इसके पहले के और दरोगाओं के हाथ से लिखी गई होगी। बीरेंद्र, जरूर होगी, और इससे उस तहखाने के खजाने का भी पता लगता है। तेज, लीजिए, अब वह खजाना भी हम ही लोगों का हुआ चाहता है। अब हमें यहाँ देर न करके बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह मुझे और दरोगा को अपने पास बुला गया था। देर हो जाने पर वह फिर तहखाने में आवेगा और किसी को न देखेगा तो सब काम ही चौपट हो जाएगा। बीरेन, ठीक है, अब तुम जाओ और देर मत करो। कुछ जलपान करने के बाद ज्योतिषी जी, भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ लिए हुए तेज सिंह वहाँ से रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और 2 घंटे दिन रहते ही तहखाने में जा पहुँचे। अभी तक तेज सिंह रामानंद की सूरत में थे। तहखाने का रास्ता दिखाने के बाद भैरव सिंह और तारा सिंह को तो वापस किया और ज्योतिषी जी को अपने पास रखा। अब की दफ़े तहखाने से बाहर निकलने वाले दरवाजे में तेज सिंह ने ताला नहीं लगाया, उन्हें केवल खटकों पर बंद रहने दिया। दरोगा वाले रोज़नामचे के पढ़ने से तेज सिंह को बहुत सी बातें मालूम हो गई जिन्हें यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, समय समय पर आप ही मालूम हो जाएगा। हाँ, उनमें से एक बात यहाँ लिख देना ज़रूरी है। जिस दालान में दरोगा रहता था उसमें एक खंभे के साथ लोहे की एक तार बंधी हुई थी, जिसका दूसरा सिरा छत में सुराख करके ऊपर की तरफ निकाल दिया गया था। तेज सिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस तार को खींचने या हिलाने से वह घंटा बोलेगा जो खास दिग्विजय सिंह के दीवान खाने में लगा हुआ है, क्योंकि उस तार का दूसरा सिरा उसी घंटे से बंधा है। जब किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती थी तब दरोगा उस तार को छेड़ता था। उस दालान की बगल की एक कोठरी के अंदर भी एक बड़ा सा घंटा लटकता था, जिसके साथ बंधी हुई लोहे की तार का दूसरा हिस्सा
महाराज के दीवान खाने में था। महाराज भी जब तहखाने वालों को होशियार करना चाहते थे या और कोई ज़रूरत पड़ती थी तो ऊपर लिखी रीति से वह तहखाने वाला घंटा भी बजाया जाता, और यह काम केवल महाराज का था क्योंकि तहखाने का हाल बहुत गुप्त था। तहखाना कैसा है और उसके अंदर क्या होता है, ये हाल सिवाय खास 8-10 आदमियों के और किसी को भी मालूम नहीं था। इसके भेद मंत्र की तरह गुप्त रखे जाते थे। हम ऊपर लिखाए हैं कि असली रामानंद को अय्यार समझकर महाराज दिग्विजय सिंह तहखाने में ले आए और लौटकर जाते समय नकली रामानंद अर्थात तेज सिंह और दरोगा को कहते गए कि तुम दोनों फुर्सत पाकर हमारे पास आना। महाराज के हुक्म की तामील न हो सकी क्योंकि दरोगा को कैद कर तेज सिंह अपने लश्कर में ले गए और ज़्यादा हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया था, जैसा कि हम ऊपर लिख करके आए हैं। जब तेज सिंह लौटकर तहखाने में आए तो ज्योतिषी जी को बहुत सी बातें समझाई और उन्हें दरोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया। उसी समय सामने की कोठरियों में से खटके की आवाज़ आई। तेज सिंह समझ गए कि महाराज आ रहे हैं। ज्योतिषी जी को तो लिटा दिया और कहा कि तुम हाय हाय करो, मैं महाराज से बातचीत करूंगा। थोड़ी देर में महाराज उस तहखाने में उसी राह से आ पहुँचे जिस राह से तेज सिंह को साथ लाए थे। महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर, रामानंद, तुम दोनों को हम अपने पास आने के लिए हुक्म दे गए थे, क्यों नहीं आए? और इस दरोगा को क्या हुआ जो हाय हाय कर रहा है? तेज सिंह, महाराज, इन्हीं के सबब से तो आना नहीं हुआ। यकायक बेचारे के पेट में दर्द पैदा हो गया। बहुत सी तरकीबें करने के बाद अब कुछ आराम हुआ है। महाराज, दरोगा के हाल पर अफसोस करने के बाद। उस अय्यार का कुछ हाल मालूम हुआ? तेज, जी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। खैर क्या हर्ज है, 2-1 दिन में पता लग ही जाएगा। अय्यार लोग जिद्दी तो होते ही हैं। थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजय सिंह वहाँ से चले गए। महाराज के जाने के बाद तेज सिंह भी तहखाने के बाहर हुए और महाराज के पास गए। 2 घंटे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त करने के बहाने से विदा हो गए। पैर रात से कुछ ज़्यादा हो गई थी कि तेज सिंह फिर महाराज के पास गए और बोले, तेज सिंह, मुझे जल्द लौटे आते देख महाराज ताज्जुब करते होंगे, मगर एक ज़रूरी खबर देने के लिए आना पड़ा। महाराज, वह क्या? मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई अय्यार आए हुए हैं। महाराज होशियार रहें, अगर रात भर में उनके हाथ से बच गया तो कल ज़रूर कोई तरकीब करूँगा, यदि फंस गया तो खैर। महाराज, तो आज रात भर तुम यहीं क्यों नहीं रहते? तेज सिंह, क्या उन लोगों के खौफ से बिना कुछ कार्रवाई किए अपने को छिपाऊं? यह नहीं हो सकता। महाराज, शाबाश, ऐसा ही मुनासिब है। खैर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तेज सिंह घर की तरफ लौटे। रामानंद के घर की तरफ नहीं बल्कि अपने लश्कर की तरफ। उन्होंने इस बहाने अपनी जान बचाई और चलते हुए सवेरे जब दरबार में रामानंद ने आए, महाराज को विश्वास हो गया कि बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने उन्हें फंसा लिया। तो साथियों, यहाँ पर समाप्त होता है तीसरा बयान। तो आइए अब शुरू करते हैं चौथा बयान। अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद तेज सिंह ने सोचा कि अब असली रामानंद को तहखाने से ऐसी खूबसूरती के साथ निकाल लेना चाहिए जिससे महाराज को किसी तरह का शक न हो और यह गुमान भी न हो कि तहखाने में बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग घुसे हैं या तहखाने का हाल किसी दूसरे को मालूम हो गया है। यह काम तभी हो सकता है जब कोई ताज़ा मुर्दा हाथ लगे। रोहतासगढ़ से चलकर तेज सिंह अपने लश्कर में पहुंचे और सब हाल बीरेंद्र सिंह से कहने के बाद कई जासूसों को इस काम के लिए रवाना किया कि अगर कहीं कोई ताज़ा मुर्दा जो सड़ न गया हो या फूल न गया हो मिले तो उठा लावें और लश्कर के पास ही कहीं रखकर हमें इत्तला दें। इत्तिफाक से लश्कर से 2-3 कोस की दूरी पर नदी के किनारे एक लावारिस भिखमंगा उसी दिन मरा था, जिसे जासूस लोग शाम होते होते उठा लाए और लश्कर से कुछ दूर रख तेज सिंह को खबर की। भैरव सिंह को साथ लेकर तेज सिंह मुर्दे के पास गए और अपनी कार्रवाई करने लगे। तेज सिंह ने उस मुर्दे को ठीक रामानंद की सूरत का बनाया और भैरव सिंह की मदद से उठाकर रोहतासगढ़ तहखाने के अंदर ले गए और तहखाने के दरोगा यानी ज्योतिषी जी के सुपुर्द कर और उसके बारे में बहुत सी बातें समझा बुझाकर असली रामानंद को अपने लश्कर में उठा लाए। तेज सिंह के जाने के बाद हमारे नए दरोगा साहब ने खम्भे से बंधे हुए उस तार को खींचा जिसके सबब से दिग्विजय सिंह के दीवान खाने वाला घंटा बोलता था। उस समय 2 घंटे रात जा चुकी थी। महाराज अपने कई
मुसाहबों को साथ लिए दीवान खाने में बैठे दुश्मन पर फतेह पाने के लिए बहुत सी तरकीबें सोच रहे थे। यकायक घंटे की आवाज़ सुनकर चौंके और समझ गए कि तहखाने में हमारी ज़रूरत है। दिग्विजय सिंह उसी समय उठ खड़े हुए और उन जल्लादों को बुलाने का हुक्म दिया जो ज़रूरत पड़ने पर तहखाने में जाया करते थे और जान के खौफ या नमक हलाली के सबब से वहाँ का हाल किसी दूसरे से कभी नहीं कहते थे। महाराज दूसरे कमरे में गए। जब तक कपड़े बदल कर तैयार हों, जल्लाद लोग भी हाजिर हुए। ये जल्लाद बड़े ही मजबूत, ताकतवर और कद्दावर थे। स्याह रंग, मूछें चढ़ी हुई, पोशाक में केवल जांघिया, मिर्जई और कंटोप पहने, हाथ में भारी तेगा लिए बड़े ही भयंकर मालूम होते थे। महाराज ने केवल 4 जल्लादों को साथ लिया और उसी मामूली रास्ते से तहखाने में उतर गए। महाराज को आता देख दरोगा चैतन्य हो गया और सामने हाथ जोड़ करके बोला। लाचार महाराज को तकलीफ़ देनी पड़ी। महाराज, क्या मामला है? दरोगा, वह अय्यार मर गया जिसे दीवान रामानंद जी ने गिरफ्तार किया था। महाराज चौंक कर, हैं, मर गया? दरोगा, जी हाँ, मर गया। न मालूम कैसी जहरीली बेहोशी दे दी गई थी कि जिसका असर यहाँ तक हुआ। महाराज, ये बहुत ही बुरा हुआ। दुश्मन समझेगा कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर हमारे अय्यार को मार डाला, जो कायदे के बाहर की बात है। दुश्मनों को अब हमसे जिद हो जाएगी और वे भी कायदे के खिलाफ बेहोशी की जगह जहर का बर्ताव करने लगेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा और बहुत आदमी जान से मारे जाएंगे। दरोगा, लाचारी है, फिर क्या किया जाए? भूल तो दीवान साहब की है। महाराज, कुछ जोश में आकर, रामानंद तो पूरा उजड्ड है। झक मारने के लिए उसने अपने को अय्यार मसूल कर रखा है। तभी तो वीरेंद्र सिंह का एक अदना अय्यार आया और उसे पकड़ कर ले गया। चलो, छुट्टी हुई। महाराज की बात सुनकर मनी मन ज्योतिषी जी हंसते और कहते थे कि देखो कितना होशियार और बहादुर राजा, क्या जरा सी बात में बेवकूफ़ बनाए। वाह रे तेज सिंह, तू जो चाहे कर सकता है। महाराज ने रामानंद की लाश को खुद देखा और दूसरी जगह ले जाकर ज़मीन में गाड़ देने के लिए जल्लादों को हुक्म दिया। जल्लादों ने उसी तहखाने में एक जगह जहाँ मुर्दे गाड़े जाते थे ले जाकर उस लाश को दबा दिया। महाराज अफसोस करते हुए तहखाने के बाहर निकल आए और इस सोच में पड़े कि देखें वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग इसका क्या बदला लेते हैं। 5वां बयान। तो साथियों, अब चौथा बयान यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे 5वां बयान। बने रहिए, आप बने रहें मेरे साथ। ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दरोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोज़ नामचा देख रहे थे और उस तहखाने की पुरानी बातें पढ़कर ताज्जुब कर रहे थे कि यकायक पीछे की कोठरी में खटके की आवाज़ आई। घबरा कर उठ बैठे, यानी घबरा करके उठ खड़े हुए और पीछे की तरफ देखने लगे। फिर आवाज़ आई। ज्योतिषी जी दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। मालूम हुआ कि उस कोठरी के दूसरे दरवाजे से कोई भाग जाता है। कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था। ज्योतिषी जी कुछ आगे बढ़े ही थे कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक लाश उनके पैर में अड़ी, जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े, मगर फिर संभल कर आगे बढ़े। लेकिन ताज्जुब करते थे कि यह लाश किसकी है। मालूम होता है यहाँ कोई खून हुआ है, और ताज्जुब नहीं कि वह भागने ही वाला खूनी हो। वह आदमी आगे आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे पीछे ज्योतिषी जी हाथ में खंजर लिए दौड़े जा रहे थे, मगर उसे किसी तरह पकड़ न सके। यकायक सुरंग के मुहाने पर रोशनी मालूम हुई। ज्योतिषी जी समझ गए कि अब वह बाहर निकल गया। दम भर में ये भी वहाँ पहुँचे और सुरंग के बाहर निकल चारों तरफ देखने लगे। ज्योतिषी जी की पहली निगाह जिस पर पड़ी वह पंडित बद्रीनाथ थे। देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े हैं और दिन आधी घड़ी से कम बाकी है। बद्रीनाथ, दरोगा साहब, देखिए आपके यहाँ चोर घुसे और आपको खबर भी न हो। ज्योतिषी जी, अगर खबर न होती तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ यहाँ तक क्यों आता। बद्रीनाथ, फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था। अगर इस समय हम न पहुँच जाते तो आप इसे न पा सकते। ज्योतिषी जी, हाँ बेशक, इसे मैं मानता हूँ। क्या आप पहचानते हैं कि ये कौन है? याद आता है कि इस औरत को मैंने कहीं देखा है। बद्रीनाथ, ज़रूर देखा होगा। खैर, इसे तहखाने में ले चलो, फिर देखा जाएगा। इसका तहखाने से खाली हाथ निकलना मुझे ताज्जुब में डालता है। ज्योतिषी, यह खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है। इसके पीछे आते समय एक लाश मेरे पैर में अड़ी थी, मगर पीछा करने की धुन में मैं कुछ जांच नहीं कर सका। पंडित बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आए
और उस दालान या बारहदरी में जिसमें दरोगा साहब की गद्दी लगी रहती थी पहुँचे। उस औरत को खंबे के साथ बांध दिया और हाथ में लालटेन से उस लाश को देखने लगे जो ज्योतिषी जी के पैर में अड़ी थी। बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान लिया और बोले, ये तो माधवी है। ज्योतिषी जी, ये यहाँ क्यों कर आई? माधवी की नाक पर हाथ रखकर, अभी दम है, मरी नहीं है। ये देखिए, इसके पेट में जख्म लगा है, जख्म भारी नहीं है, बच सकती है। बद्रीनाथ नब्ज देखकर, हाँ बच सकती है, खैर इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो, फिर बूझा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अर्क इसके मुंह में डाल देना चाहिए। बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा सा अर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे वहाँ से उठा दूसरी कोठरी में ले गए। इस तहखाने में कई जगह से रोशनी और हवा पहुँचा करती थी। कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तरकीब की थी। बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी माधवी को उठाकर एक ऐसी कोठरी में ले गए जहाँ बादाकश की राह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसे उसी जगह छोड़ आप बारहदरी में आए जहाँ उस औरत को जिसने माधवी को घायल किया था खंबे के साथ बांधा था। बद्रीनाथ ने धीरे से ज्योतिषी जी से कहा कि आज कुंवर आनंद सिंह और उनके थोड़ी ही देर बाद में 20-25 आदमियों को साथ लेकर यहाँ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ, वहाँ बहुत कुछ काम है, केवल इतना ही कहने के लिए आया था। मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से पूछताछ कर लेना कि ये कौन है, मगर एक बात का खौफ है। ज्योतिषी जी, वह क्या है? बद्रीनाथ, ये औरत हम लोगों को पहचान गई है। कहीं ऐसा न हो कि तुम महाराज को बुलाओ और वे आ जाएं तो यह कह उठे कि दरोगा साहब तो राजा वीरेंद्र सिंह के अय्यार हैं। ज्योतिषी जी, ज़रूर ऐसा होगा, इसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बद्रीनाथ, खैर कोई हर्ज नहीं, मेरे पास मसाला तैयार है। बटुए में से एक डिबिया निकालकर और ज्योतिषी जी के हाथ में देकर, इसे आप रखें, जब मौका हो तो इसमें से थोड़ी सी दवा इसकी जुबान पर ज़बरदस्ती मल दीजिएगा। बात की बात में जुबान ऐंठ जाएगी, फिर यह साफ तौर पर कुछ भी न कह सकेगी। तब तो आपके जी में आवे महाराज को समझा दें। बद्रीनाथ वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद उस औरत को डरा धमका कर और कुछ मार पीट कर ज्योतिषी जी ने उसका हाल मालूम करना चाहा, मगर कुछ नहीं हो सका। पैरों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर उस औरत ने ज्योतिषी जी से कहा, ज्योतिषी जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ये न समझिए कि माधवी को मैंने मारा है, उसको घायल करने वाला कोई दूसरा ही था। खैर, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो माधवी भी आपके कब्जे में नहीं रही। ज्योतिषी जी, माधवी मेरे कब्जे में से कहाँ जा सकती है? औरत जहाँ जा सकती थी वहाँ चली गई। जहाँ आप रख के आए थे वहाँ जाकर देखिएगा या नहीं। औरत की बात सुनकर ज्योतिषी जी बहुत घबराए और उठ खड़े हुए। वहाँ गए जहाँ माधवी को छोड़ करके आए थे। उस औरत की बात सच निकली, माधवी का वहाँ पता भी न था। हाथ में लालटेन ले घंटों ज्योतिषी जी इधर उधर खोजते रहे, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर लौटकर फिर उस औरत के पास आए और बोले, तेरी बात ठीक निकली, मगर अब मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रहता। हाँ, अगर सच सच अपना हाल बता दे तो छोड़ दूंगा। ज्योतिषी जी ने 1000 सिर पटका, मगर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। इसी औरत के चिल्लाने या बोलने की आवाज़ किशोरी और लाली ने इस तहखाने में आकर सुनी थी, जिसका हाल इस भाग के पहले बयान में लिखाए हैं, क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां आ पहुंची थी। ज्योतिषी जी ने किशोरी को पहचाना, किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा, मगर अभी ये नहीं मालूम हुआ कि लाली को ज्योतिषी जी क्यों कर और कब से जानते थे। हाँ, किशोरी और लाली को इस बात का ताज्जुब था कि दरोगा ने उन्हें क्यों कर पहचान लिया, क्योंकि ज्योतिषी जी दरोगा के वेश में थे। ज्योतिषी जी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करना चाहा, मगर मौका नहीं मिला। उसी समय घंटे के बजने की आवाज़ आई और ज्योतिषी जी समझ गए कि महाराज आ रहे हैं। मगर इस समय महाराज क्यों आते हैं? शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी इस तहखाने में घुस आई है और इसका हाल महाराज को मालूम हो गया है। जल्दी के मारे ज्योतिषी जी सिर्फ 2 काम कर सके। एक तो किशोरी और लाली की तरफ देखकर बोले, अफसोस, अगर आधी घड़ी की भी मोहलत मिलती तो तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाता, क्योंकि ये सब बखेड़ा तुम्हारे लिए ही हो रहा है। दूसरे, उस औरत की जुबान पर मसाला लगा सके जिसमें वह महाराज के सामने कुछ कह न सके।
इतने ही में मसालचियों और कई जल्लादों को लेकर महाराज आ पहुँचे और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, इस तहखाने में किशोरी और लाली आई है, तुमने देखा है? दरोगा खड़े होकर, जी अभी तक तो यहाँ नहीं पहुँची। राजा, खोजो, कहाँ है, वह औरत कौन है? दरोगा, मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है। मैंने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया है, पूछने से कुछ नहीं बताती। राजा, खैर किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनाथ पर चढ़ा देना, यानी बलि दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बंधा कायदा है कि लिखे आदमियों के सिवा जो इस तहखाने को देख ले उसे तुरंत बलि दे देना चाहिए। सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे। इस समय ज्योतिषी जी घबराए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि कुंवर आनंद सिंह और हमारे अय्यार लोग जल्द यहाँ आवें, जिससे किशोरी की जान बचे। किशोरी और लाली कहीं दूर न थी, तुरंत गिरफ्तार कर ली गई और उनकी मुश्कें बंध गई। इसके बाद उस औरत से महाराज ने कुछ पूछा, जिसकी जुबान पर ज्योतिषी जी ने दवा मल दी थी, पर उसने महाराज की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। आखिर खंबे से खोलकर उसकी भी मुश्कें बांध दी गई और तीनों औरतें एक दरवाजे की राह दूसरी संगीन बारहदरी में पहुंचाई गई, जिसमें सिंहासन के ऊपर श्याय पत्थर की वह भयानक मूर्त बैठी हुई थी, जिसका हाल इस संतति के तीसरे भाग के आखिरी बयान में हम लिखाए हैं। इसी समय आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी आँख से उस औरत के मारे जाने का दृश्य देखा, जिसकी जुबान पर दवा लगा दी गई थी। जब किशोरी को मारने की बारी आई, तब कुंवर आनंद सिंह और दोनों अय्यारों से नैर आ गया और उन्होंने खंजर निकालकर उस झुंड पर टूट पड़ने का इरादा किया, मगर न हो सका, क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन तीनों को पकड़ लिया। तो साथियों, यहाँ अब छठा बयान शुरू होता है और छठा बयान हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चंद्रकांता संतति के, तो आपको इसमें ज़्यादा आनंद नहीं आएगा, इसलिए पिछले वीडियो देखें, शुरू से पढ़ें इसे। यदि आपको बहुत ही शानदार कहानी है, मज़ा आएगा, इस बात की जो है मैं आपसे वादा करता हूँ। तो साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।